हाँ जी स्टूडेंट्स, क्लास ट्वेल्थ में जो आज का टॉपिक रहेगा वो है चैप्टर नंबर 2 आपका सॉल्यूशन। और यही सेम जो टॉपिक है ये क्लास 11th के जो फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री उसमें भी बताया गया है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा उसको और एक्सटेंड करके बताया। तो ये जो टॉपिक है ये क्लास 11th और 12th दोनों स्टूडेंट्स के लिए है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए स्टूडेंट, एक सॉल्यूशन जो होता है वो हमेशा दो कंपोनेंट या दो से ज़्यादा कंपोनेंट से मिलकर बनता है, लेकिन हमने सिर्फ वो सॉल्यूशन पढ़ना है जिसके अंदर दो कंपोनेंट हो। तो जिस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट रहते हैं बच्चों उसे बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। और जो ये दो कंपोनेंट हैं स्टूडेंट, तो एक कंपोनेंट रहता है मिनिमम अमाउंट में और एक रहता है मैक्सिमम अमाउंट में। तो यहाँ पर जो ये दो कंपोनेंट रहेंगे, एक है आपका जो मिनिमम अमाउंट में है वो है सॉल्यूट, और जो मैक्सिमम अमाउंट में रहता है वो होता है सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन जो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बनता है। जो सॉल्यूट है वो लेस अमाउंट में होता है और जो सॉल्वेंट है वो एक्सेस या मैक्सिमम अमाउंट में होता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं कि किस तरीके से इसको और आगे पढ़ा जाए, तो हमारे पास हमने पढ़ना क्या है इसके अंदर बच्चों, कंसंट्रेशन टर्म्स। तो जो ये कंसंट्रेशन टर्म्स हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हमने स्टूडेंट पढ़नी है। तो ये जो कंसंट्रेशन होती है, ये कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? कंसंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट सॉल्यूट का प्रेजेंट किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, कितना सॉल्यूट का अमाउंट सॉल्यूशन में प्रेजेंट है वो उससे पता चलता है कंसंट्रेशन का। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों मैं लिख भी दे रहा हूँ कि कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है। कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, कितना सॉल्यूट का अमाउंट सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो उससे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन के बारे में पता चलता है। तो कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़नी है बच्चों हमने। तो ये कंसंट्रेशन टर्म्स क्या चीज़ हैं इसको बताते हैं हम। तो कंसंट्रेशन टर्म्स जो है दो ग्रुप में डिवाइड है। तो सबसे पहला जो ग्रुप है उसमें वो कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे जो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंट। और जो दूसरा ग्रुप है उसमें जो हम टर्म्स पढ़ेंगे वो होंगी आपकी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ये जो टर्म्स है ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, इनको टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं है। जो बच्चों टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है इनको वॉल्यूम रिलेटेड टर्म भी बोला जाता है। और जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है इन्हें बोला जाता है मास रिलेटेड टर्म्स। तो बच्चों कौन कौन सी वो टर्म्स हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट? टेम्परेचर डिपेंडेंट जो है वॉल्यूम रिलेटेड है और इंडिपेंडेंट जो है वो मास रिलेटेड है। स्टूडेंट आपको पता है, अगर मैं बात करता हूँ किसी भी सॉल्यूशन की, तो जो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो आपको पता है कि उसका वॉल्यूम या तो इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा। तो टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम का रिलेशन रहता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ मास की, तो अगर मैं बात करूँ वाटर के मास की, अगर 1 लीटर मेरे पास वाटर है और मैं उसमें से 1 लीटर पानी की बोतल में से अगर कुछ वाटर को पी लिया जाए और अगर मैं कहूँ कि उसमें अब ½ लीटर पानी बचा है, तो जो पानी वाटर का जो मास है, जो 1 लीटर का मास था वही 500 ml का मास है, मतलब उसका जो मॉलिक्यूलर मास है हमेशा 18 ग्राम ही रहता है। तो मतलब चाहे टेम्परेचर ज़्यादा हो चाहे टेम्परेचर कम हो, तो जो ये मास रिलेटेड टर्म्स है ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन ये जो वॉल्यूम रिलेटेड टर्म है ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहले जो वॉल्यूम रिलेटेड टर्म है स्टूडेंट वो कौन सी है?
वो है बच्चों मास बाय वॉल्यूम परसेंट। मास बाय वॉल्यूम परसेंट। ये मास बाय वॉल्यूम परसेंट जो है इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? लिखेंगे हम इसको परसेंट W बाय में V। अच्छा स्टूडेंट, एक बात याद रखिएगा, ये जो टर्म बाद वाली टर्म है, जैसे कि ये वॉल्यूम जैसे है, ये जो बाद वाली टर्म है बाय के बाद वाली, ये हमेशा सॉल्यूशन के लिए यूज़ होगी और ये अपने आप में हमेशा 100 रहेगी, ये बात याद रखनी है। जैसे कि अब ये जो मास बाय वॉल्यूम परसेंट है या परसेंट W बाय V भी इसको लिख सकते हैं। तो ये तो होगी सबसे पहली टर्म। इसको अब इसका फॉर्मूला अभी हम बताएंगे। सबसे पहले हम टर्म्स लिख देते हैं। अगली जो है वो है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। स्टूडेंट एक बात याद रखना कि जो ये बाय के बाद वाला टर्म है ये सॉल्यूशन के लिए यूज़ होगा और जो बाय से पहले वाला टर्म है वो हमेशा सॉल्यूट के लिए यूज़ होगा। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज पढ़नी है हमने। और इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे परसेंट V बाय में V। तीसरी टर्म स्टूडेंट मोलैरिटी। और चौथी टर्म है बच्चों नॉर्मेलिटी। ये 4 टर्म्स हैं जो कि टेम्परेचर डिपेंडेंट है, जो हमने पढ़नी है। और ये जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, ये कौन सी वो 4 टर्म है? ये अब देखिए, ये है स्टूडेंट सबसे पहली जो है, जो सबसे पहली टर्म है उसका नाम है आपका मास बाय मास परसेंट। मास बाय मास परसेंट। और इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? परसेंट W बाय में W। बच्चों जो पहले वाला W है सॉल्यूट के लिए यूज़ हो रहा है, ये सॉल्यूट के मास के लिए यूज़ हो रहा है। और जो बाद वाला W है ये सॉल्यूशन के मास के लिए यूज़ हो रहा है। तो फर्स्ट टर्म बच्चों मास बाय मास परसेंट है, जिसको इस तरीके से लिखा गया है। दूसरी टर्म बच्चों वॉल्यूम बाय मास परसेंट। वॉल्यूम बाय मास परसेंट, ठीक है। तो बच्चों इसको कैसे लिखा जाता है मैथमेटिकली? इसको लिखा जाता है परसेंट V बाय में W। तीसरी टर्म है स्टूडेंट मोलैलिटी। चौथी टर्म है स्टूडेंट पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन। और इसको बच्चों कैसे लिखा जाएगा? ppm से। ppm से। तो ये बच्चों आपको याद रखना है। ये मेरे पास टेम्परेचर डिपेंडेंट की जो 4 टर्म है, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट की 4 टर्म है। अब हम इसको आगे और अच्छे से पढ़ते हैं कि इसको किस तरीके से इनके फॉर्मूलों को एक्सपेंड किया गया है और ये कैसे यूज़ करने हैं। तो यहाँ स्टूडेंट अब सबसे पहली टर्म जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है, जिसका नाम है मास बाय वॉल्यूम परसेंट। तो इसको कैसे पढ़ते हैं हम, ये देखिए, मास बाय वॉल्यूम परसेंट। तो मैथमेटिकली आपको बताया इसको लिखा जाएगा, इसको कैसे लिखा जाएगा? परसेंट W बाय में V। तो जो पहले वाला W है वो सॉल्यूट के लिए यूज़ हो रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट बाय में V का, ये जो बाद वाली टर्म है सॉल्यूशन के लिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 से। अगर बच्चों मैं बात करूं, अगर मैं एक एग्जांपल लूं, अगर मैं कहूं कि आपके पास 10% मास बाय वॉल्यूम है ऑफ NaCl, ठीक है, NaCl का कोई सॉल्यूशन है, तो उसका जो मास बाय वॉल्यूम परसेंट है वो कितनी रखिए? 10%। तो बच्चों आप इसको किस तरीके से पढ़ेंगे? इसको इस तरीके से हम पढ़ेंगे। जो बाद वाला भी है ये तो सॉल्यूशन के लिए यूज़ हो रहा है, तो ये अपने आप में हमेशा 100 लेना है आपने। तो 100 अपने आप में लेंगे तो 100 ml अगर वॉल्यूम है किसका? सॉल्यूशन का, तो 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में, तो ये जो आगे वाला W है ये मास है, मास के लिए ज़रा किसका? मास, सॉल्यूट का। सॉल्यूट हमेशा कम रहता है, तो जैसे कि 10% का मतलब 10 ग्राम। 10 ग्राम किसका? 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट कौन है? NaCl। एक बच्चों बात याद रखना, अगर आपको कहीं भी इस तरीके से लिखा मिल जाए कि 20% इथेनॉल का जो एक सॉल्यूशन है, इथेनॉल का एक एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस मतलब
वाटर भी है। तो 20% इथेनॉल और का जो एक्वा सॉल्यूशन है उसमें हम किस तरीके से सॉल्यूट और सॉल्वेंट को देखते हैं कि जो ये इथेनॉल है ये 20% है और बाकी का 80% होगा वाटर। तो जो कम है वो है इथेनॉल, 20% इथेनॉल है तो सॉल्यूट क्या होगा हमारे पास इथेनॉल और सॉल्वेंट क्या होगा 80% जो है वो वाटर है। अगर ऐसा लिखा मिल जाए आपको 60% इथेनॉल तो 60% इथेनॉल का एक एक्वा सॉल्यूशन है। अब इसका मतलब तो ये हुआ कि यहाँ पर सॉल्यूट जो है सॉरी यहाँ पर आपका 60% इथेनॉल है 40% वाटर है। तो अब ज़्यादा इथेनॉल है तो इथेनॉल सॉल्वेंट हो गया और वाटर मेरा सॉल्यूट हो गया। इस तरीके से बच्चों देखना है कि यहाँ पर 10% वेट बाय वॉल्यूम था किसका NaCl का एक्वस सॉल्यूशन था। इसका मतलब ये था कि जो बाद वाला भी है इसका मतलब है 100 ml वॉल्यूम है सॉल्यूशन का और उसमें 10 ग्राम जो है वो NaCl प्रेजेंट है। इस तरीके से इसको हमने पढ़ना है। तो ये बच्चों आपका फर्स्ट फॉर्मूला था। अब सेकंड फॉर्मूले की तरफ चलते हैं जिसका नाम है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। तो जो ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट है इसको मैथमेटिकली आप कैसे लिखेंगे, परसेंट V बाय में V। इसका फॉर्मूला क्या होगा, ऊपर वाला V सॉल्यूट के लिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और नीचे वाला जो बाद वाला V है वो सॉल्यूशन के लिए यूज़ होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और इनटू में 100। तो ये बच्चों आपका फॉर्मूला रहता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का। अगर आप इसको इस तरीके से देखें कि अगर मैं एक एग्जांपल लूँ कि आपके पास 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल का, ठीक है। तो अब आपको पता है अगर 20% इथेनॉल है तो मतलब इथेनॉल सॉल्यूट होगा और बाकी का रिमेनिंग 80% सॉल्वेंट होगा। तो यहाँ पर कैसे यूज़ करना है कि आपके पास बाद वाला भी है वो हमेशा 100 रहेगा अपने आप में। 100 ml क्या है, वॉल्यूम है किसका, सॉल्यूशन का, और उसके अंदर 20% का मतलब अब ये जो पहले वाली टर्म है ये वॉल्यूम है सॉल्यूट का, वॉल्यूम की यूनिट होती है ml, मिलीलीटर या लीटर। तो 20 ml क्या है उसके अंदर, 20 ml क्या है इथेनॉल, 20 ml इथेनॉल है और किसके अंदर 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। ये 20 ml इथेनॉल है तो बाकी का रिमेनिंग 80 ml जो है वो सॉल्वेंट रहेगा। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आप ऐड करते हैं तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकलता है इस तरीके से। तो स्टूडेंट आप अब यहाँ पर नेक्स्ट टर्म को पढ़ते हैं जिसका नाम है मोलैरिटी। तो स्टूडेंट अब मोलैरिटी को किस तरीके से पढ़ना है, ये मोलैरिटी क्या टर्म है, मोलैरिटी को बच्चों लिखते हैं कैपिटल M से इस तरीके से। तो बच्चों मोलैरिटी का मतलब क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं सॉल्यूट के 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, किसके अंदर 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर वॉल्यूम जो है किसका रहेगा, सॉल्यूशन का, कितने लीटर रहेगा बच्चों 1 लीटर। ये बच्चों बात आ रही है। तो यहाँ पर अगर बात ऐसी है कि इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय में वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बच्चों यहाँ पर सॉल्यूट आएगा, सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, ये आपको फॉर्मूला ऑलरेडी पता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलते हैं, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास, किसका गिवन मास, सॉल्यूट का कितना मास दे रखा है और सॉल्यूट का कितना मॉलिक्यूलर मास है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय में मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू में 1 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1 लीटर। तो बच्चों ये किसका फॉर्मूला है, मोलैरिटी का। अच्छा यहाँ पर अगर आप यूनिट की बात करें, यूनिट क्या रहेगी, यूनिट ऑफ मोलैरिटी क्या रहेगी, वो इसके फॉर्मूले से ही पता चल जाती है। यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और मोल्स ऑफ सॉल्यूट की यूनिट रहती है मोल्स, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, लीटर में, तो मोल्स पर लीटर हो गया ना, तो मोल पर लीटर इस तरीके से। या फिर इसकी जगह यूनिट के आप एम भी यूज़ कर सकते हैं। एम का मतलब क्या है,
मोल्स पर लीटर, या फिर आपको कहीं मोलर भी लिखा मिल सकता है, मोलर। जैसे मैं कहूँ कि आपके पास लिखा हुआ है 0.2 m KCl सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है, ये m का मतलब क्या है, इस m का मतलब है बच्चे मोल पर लीटर, इसका मतलब है 0.2 मोल है KCl के 1 लीटर सॉल्यूशन में। इस तरीके से उसको पढ़ना है। तो चलो हम फॉर्मूले पे वापस आते हैं। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर गिवन मास ऑफ सॉलिड उसको W से लिख दिया, मोलिकुलर मास ऑफ सॉलिड उसको इस तरीके के M से लिख दिया, इनटू में 1 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, लीटर में। तो अगर आपने इस फॉर्मूले को इस तरीके से लिख सकते हैं, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू में अगर वॉल्यूम आप मिलीलीटर में चेंज करते हैं तो आपको फॉर्मूले में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में है। लेकिन यूनिट हमेशा इसकी रहेगी मोल पर लीटर। अगर चाहे यहाँ पर मिलीलीटर आपने ml बनाया तो 1000 से मल्टीप्लाई भी किया, लेकिन यहाँ पे सोल्व करने के बाद जो यूनिट रहेगी वो हमेशा मोल पर लीटर ही रहेगी इसकी। तो यहाँ पर ये स्टूडेंट इसका फॉर्मूला बनता है। और एक फॉर्मूला बच्चों और यहाँ पर हम इसका बना सकते हैं कि मोलैरिटी का एक तो फॉर्मूला होगा गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू में 1 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एक बच्चों फॉर्मूला ये रहेगा कि गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय में मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू में 1 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब ऐसा करते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन से, मास ऑफ सॉल्यूशन से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर बच्चों मिलीलीटर ना लेके हमने यहाँ पर लीटर ना लेकर मिलीलीटर ले लिया, और जब मिलीलीटर होता तो मल्टीप्लाई करते हैं हम 1000 से। हमने क्या किया, मास ऑफ सॉल्यूशन से मल्टीप्लाई कर दिया और मास ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर दिया। तो बच्चों अब यहाँ पर एक फॉर्मूला, बच्चों फॉर्मूला तो हमने यही वाला याद करना है, ये वाला फॉर्मूला तो हमने ये वाला याद करना है जो हमारे पास, जो हमने ऊपर पढ़ लिया, और इसकी यूनिट। लेकिन ये एक फॉर्मूला जो है जो हम नीचे लिख रहे हैं ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसका क्या यूज़ है, देखिए ये W क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, ये क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो हमने मास ऑफ सॉल्यूट बाय में मास ऑफ सॉल्यूशन, एक हमने टर्म पढ़ी लिखी थी बच्चों, परसेंट W बाय W। इसका मतलब क्या था, मास, ये पहले वाले W का मतलब था मास ऑफ सॉल्यूट, बाद वाले W का मतलब था मास ऑफ सॉल्यूशन कि इनटू में 100। ये फॉर्मूला है इसका, परसेंट W बाय W का फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ इसको परसेंट W बाय W का फॉर्मूला, कि यहाँ पर जो मास रहेगा सॉल्यूट का रहेगा, मास ऑफ सॉल्यूट, और नीचे जो है वो रहेगा मास, किसका, मास सॉल्यूशन का, इनटू में 100, इनटू में क्या रहेगा 10 की पावर 2, मतलब इनटू में 100, ये फॉर्मूला रहेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये वाला W मास ऑफ सॉल्यूट, ये मास ऑफ सॉल्यूशन, इनटू में 1000 या 100 ले लें, तो मतलब ये क्या बन गया, ये बन गया परसेंट W बाय में W, ये वाली टर्म और यहाँ से 100 लिया गया। अब बच्चों मास ऑफ सॉल्यूशन बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्या ये डेंसिटी का, अच्छा यहाँ से 10 बच गया तो ये 10 लिख दिया मैंने। अच्छा मास ऑफ सॉल्यूशन बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्या ये डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन का है, तो इसको डेंसिटी को D से लिख दिया। बाय में नीचे क्या बचता है, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये क्या है, मोलिकुलर मास, किसका, मोलिकुलर मास सॉल्यूट का। तो एक बच्चों फॉर्मूला ये दे रखा है मोलैरिटी का, जब आपको परसेंट W बाय W दे रखा हो, डेंसिटी दे रखी हो, तो ये फॉर्मूला पुट करके मोलैरिटी आ सकती है। तो स्टूडेंट अभी तक आपने इन फॉर्मूलों को याद करना है, इन पे जो क्वेश्चंस बनेंगे उसकी डिस्कशन हम बाद में करेंगे। अभी सिर्फ आप फॉर्मूले को याद करें, ठीक है, और इस पे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे, कैसे पूछे जाएंगे, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला है ये आपको याद करना है जो मैंने बॉक्स में है, और एक ये वाला फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। और जो यूनिट रहेगी वो बच्चों हमेशा रहेगी मोल पर लीटर, या कैपिटल M या मोलर लिखा मिलेगा। और मोलैरिटी हमेशा 1 लीटर सॉल्यूशन के लिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए में ही काउंट होती है। ये बच्चों बात फिक्स है। अब हम नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं, टेम्परेचर। अच्छा एक बात बच्चों और बात, कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नीचे क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, और आपको पता है अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो चेंज होगा।
अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम चेंज होगा तो मोलैरिटी भी ऑब्वियस सी बात है चेंज होगी। तो इसका मतलब मोलैरिटी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर घटाने बढ़ाने से मोलैरिटी भी घटे बढ़ेगी। तो ये बात बच्चों याद रखना। अब हम स्टूडेंट बात करते हैं नॉर्मेलिटी की, टेम्परेचर डिपेंडेंट की फोर्थ टर्म जिसका नाम है नॉर्मेलिटी, जिसको बच्चों आप लिखोगे कैपिटल M से। इसका फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर। तो बच्चों इसकी फिर यूनिट भी क्या होगी, यूनिट भी यही होगी। अभी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलते हैं बच्चों, ये देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकलते हैं बच्चों गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसके है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट के है। ये ग्राम इक्विवेलेंट टर्म क्या चीज़ है, कैसे निकलती है, इसको देखो। ये निकलती है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय में इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास इनटू में 1 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और कितना लीटर, 1 लीटर। अब बच्चों ये इक्विवेलेंट मास कैसे निकलता है, इसको देखिए बच्चों। अगर आपने इक्विवेलेंट मास निकालना है सॉल्यूट का, तो आपको सबसे पहले सॉल्यूट का पता क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूलर मास, और उसको डिवाइड करना पड़ेगा n फैक्टर से। n फैक्टर का मतलब यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं एसिडिटी या बेसिसिटी, या फिर मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ n फैक्टर, क्योंकि अभी ये जो एसिडिटी बेसिसिटी क्लास 11th जो में पढ़ चुके हैं उनको तो पता है, लेकिन न्यू स्टूडेंट को थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। तो ये n फैक्टर क्या है, अभी इसको हम डिस्कस करते हैं, ये n फैक्टर क्या चीज़ है। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी एसिड की बात करता हूँ, एसिड में मैं बात करता हूँ HCl की। अब HCl जो है कितने H रिलीज़ करता है, 1 H रिलीज़ करता है, तो इसका n फैक्टर हो गया 1। और हमने ये पढ़ा है कि HCl जो एसिड होते हैं वो उसकी बेसिसिटी काउंट होती है। जो एसिड होती है, एसिड जितने H रिलीज़ करते हैं उन्हें बोलते हैं उसकी बेसिसिटी। और जो यहाँ पर HCl की बेसिसिटी है वो 1 H रिलीज़ करता है, तो बेसिसिटी होगी 1। अगर मैं H2SO4 की बात करूँ, ये कितने H रिलीज़ करता है, 2 H रिलीज़ करता है, तो यहाँ पर इसकी जो बेसिसिटी होगी वो होगी 2। एसिड की बेसिसिटी काउंट करते हैं, बेसिसिटी का मतलब कौन कितने H रिलीज़ करता है, ये होता है। इसी तरीके से अगर आप बेस लें NaOH, बेस कितने OH रिलीज़ करता है ये बताता है, और इसे बोलते हैं एसिडिटी। एसिडिटी का मतलब कितने बेस OH रिलीज़ करेगा, ये 1 OH रिलीज़ करेगा तो इसकी एसिडिटी होगी 1। अगर मैं यहाँ पे MgOH होल ट्वाइस लूँ तो इसकी एसिडिटी कितनी होगी, इसकी एसिडिटी होगी 2। इस तरीके से, तो बच्चों इस तरीके से हम पता करते हैं। और अगर एसिड बेस देकर कुछ और दे रखा हो, तो अगर कोई रिएक्शन लिख रखी हो, जैसे कि आपने रिडोक्स एक्शन चैप्टर पढ़ रखा है, Cr2O7 नेगेटिव, यहाँ पर चेंज हुआ Cr+3 में, तो यहाँ पर अगर क्रोमियम की आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, कैसे निकलेगी, ये 2 है, क्रोमियम को X मान लीजिए, ऑक्सीजन 7 है, ऑक्सीजन पे चार्ज -2, टोटल चार्ज किसके इक्वल है -2 के। तो यहाँ से 2x की वैल्यू आएगी यहाँ पर -14 में जाके +14, तो 12, और x की वैल्यू आएगी 6। तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आई 6, तो यहाँ से 6 से 3 का चेंज आ रहा है, एक क्रोमियम का, लेकिन कितने क्रोमियम है, 2। तो टोटल चेंज एक का 6 से 3 में आ रहा है, तो दूसरे का भी 6 से 3 में आ रहा है, तो टोटल चेंज देखें तो 6 का चेंज आ रहा होगा। इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा, 6 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे तभी ये क्रोमियम +3 में आया होगा। तो इसका मतलब इसका n फैक्टर कितना हो गया, 6। कौन कितने इलेक्ट्रॉन लूज गेन करता है एक केमिकल रिएक्शन के अंदर, वो उसका n फैक्टर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट इक्विवेलेंट मास निकाला था, कैसे निकाला, मॉलिक्यूलर मास बाय में n फैक्टर। तो यहाँ पर गिवन मास ऑफ सॉल्यूट को हम W से लिख देते हैं। मॉलिक्यूलर इक्विवेलेंट मास कैसे निकलेगा, मॉलिक्यूलर मास बाय में n फैक्टर है, जो बाय में n फैक्टर है घूम के मल्टीप्लाई में चला जाएगा n फैक्टर। ये n फैक्टर क्या है, एसिडिटी, बेसिसिटी, या कितने इलेक्ट्रॉन्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इनटू में बाय में क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितने लीटर, 1 लीटर। तो ये बच्चों किसका फॉर्मूला, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है। तो अगर हम बात करें, हमने अभी एक फॉर्मूला, ये तो फॉर्मूला हमारा नॉर्मेलिटी का है, ये तो हमें याद रखना है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट
बाय में मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू में n फैक्टर बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये n फैक्टर ऐड हुआ है यहाँ पर। अगर आप बच्चों एक बात देखें तो ये हमने अभी फॉर्मूला पीछे पढ़ा है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय में मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू में 1 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये फॉर्मूला बच्चों जो होता है मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है। ये जो 3 टर्म है ये मोलैरिटी का फॉर्मूला है, और बच्चा क्या इनटू में n फैक्टर। इसका मतलब अगर आपको किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी पता है, उसको उसके n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या निकल जाएगी, नॉर्मेलिटी निकल जाएगी। और बच्चों जो नॉर्मेलिटी की यूनिट रहती है वो रहती है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है तो ग्राम इक्विवेलेंट, और बाय में क्या 1 लीटर तो ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर ये यूनिट रहती है, या फिर आप उसके पीछे क्या लिख दे n लिख दे। तो ये बच्चों इसकी नॉर्मेलिटी की क्या रहेगी, यूनिट। तो अगर स्टूडेंट मैं बात करूं एग्जांपल होगी, एक सॉल्यूशन है 0.1 m ऑफ HCl, तो यहाँ पर ये क्या दे रखी है मोलैरिटी। इसका मतलब क्या है कि इसका n का मतलब है 0, इसका मतलब है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। इसका मतलब ये हुआ कि 0.1 मोल है 1 लीटर में, किसके HCl के, मतलब 0.1 मोल है किसके HCl के, कितने के अंदर 1 लीटर मतलब 1000 ml सॉल्यूशन के अंदर। यहाँ पर बात ठीक है। अब अगर मुझे मोलैरिटी पता है, अब मुझे इसकी क्या निकालनी है, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी बच्चों कैसे निकाल लेंगे, मोलैरिटी दे रखी है, मोलैरिटी की वैल्यू कितनी है 0.1, उसको उसके n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दे। और आपको पता है HCl का जो n फैक्टर है, HCl एक एच रिलीज करता है तो इसका n फैक्टर 1 होगा, इसकी बेसिसिटी 1 होगी तो 1। इसका मतलब जो नॉर्मेलिटी है वही, जो मोलैरिटी है वही नॉर्मेलिटी रहेगी। इसका मतलब जिनका भी n फैक्टर 1 रहेगा, जो मोलैरिटी होती है वही नॉर्मेलिटी रहती है। ये बच्चों आपको याद रखना है। अब इन पे बेस जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएंगे। अभी के लिए आपको इनके फॉर्मूले याद रखने हैं। तो आज हमने टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म पढ़ ली, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स।